हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। उसके अंतर्गत कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहीं से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, दांडी यात्रा की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों गांधी सहित कुल 81 के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ऑप्शन ए है 10 दिन, ऑप्शन बी है 20 दिन, ऑप्शन सी है 24 दिन एंड ऑप्शन डी है 30 दिन एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है वर्धा, ऑप्शन बी है दांडी, ऑप्शन सी है सेवाग्राम, ऑप्शन डी है साबरमती एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी। अभी हमने इसके बारे में देखा कि गांधी जी ने, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, साबरमती और दांडी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था, मतलब वहां सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से चले थे, लेकिन
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जब उन्होंने दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ। तो यहाँ इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दांडी में जब उन्होंने नमक कानून भंग किया, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, वहीं से नमक कानून को तोड़ा और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सेम इसमें अगर अगर आपसे पूछा जाता कि नमक सत्याग्रह शुरू किया गया, उन्होंने महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया, ठीक है। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किए। तो अगर आपसे पूछा जाता कहाँ से वो सत्याग्रह के लिए जा रहे थे, तो साबरमती आश्रम से। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कहाँ किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन बी, 241। गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। साबरमती से दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिनों में पूरी की। इस दौरान गांधी जी जहां विश्राम करते थे, वहां जन समूह को संबोधित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौकीदारी। 6 अप्रैल 1930 से बिहार के सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। सारण और चंपारण जिले सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी करके द्वारा 6 अप्रैल 1930 से बिहार के सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। सारण और चंपारण जिले सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी करके द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? ऑप्शन ए है मलबा, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है विकास, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है नमक कानून को निरस्त करना, ऑप्शन बी है सरकार के सत्ता की कटौती, ऑप्शन सी है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, ऑप्शन डी है भारत के लिए पूर्ण स्वराज और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत आदि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है श्रीमती मीरा देवी, ऑप्शन बी है श्रीमती हसन इमाम, ऑप्शन सी है कुमारी गौरी दास, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरी दास, सीसी दास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे तथा शाही बाला राय इत्यादि महिलाओं ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। ऑप्शन ए है रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन बी है हिंसा के सीमित उपयोग को, ऑप्शन सी है अंग्रेजों से समझौते पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा वर्ष 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विपिन बिहारी वर्मा। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा द्वारा किया गया था।
सारण और चंपारण जिले बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले पहले 2 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में धकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे वहां से हटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 में बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवलाल सराफ। प्रश्नगत विकल्पों में से भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ द्वारा किया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिबद्ध सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी तथा राधिका देवी प्रमुख हैं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खां। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। थर्ड है, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। फोर्थ है, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। फिफ्थ है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरविन गांधी समझौता। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू,
श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है सभी में भाग लिया, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमसे पूछा गया है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो प्रथम और तृतीय, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस ने भाग लिया था और उसके प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो इस तरीके से ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दलितों के लिए पृथक मतदान। वर्ष 1930 में लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बंबई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए वर्ष 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों को जून 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट 1932, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई।
जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमशः 71 व 147। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट पूना समझौता में बढ़ाकर 148, मद्रास 30, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30 एवं संयुक्त प्रांत 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है, साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते का उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी 1934, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, 1934 में ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मशानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1934 में पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आशरफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1946 में। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के वाकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई, जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश को रिहाई की मांग की गई। नेक्स्ट है, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया, परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, किंतु तत्कालीन गवर्नर द्वारा कैदियों की रिहाई की बात मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया। पुनः अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर उनकी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम।
1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, बिहार 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत एवं बरार 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बंबई लगभग पूर्ण बहुमत असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बंबई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिला था। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बंबई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत 175 में से 88 सीटें दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल थे, किंतु जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, तो वह बिहार के पहले राज्यपाल बने। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के पद पर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक कार्य किया। नेक्स्ट है, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है, देशी रियासतें से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के समक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है, केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 ईस्वी में। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो ब्रिटिश राज के रियासतों में राजनीतिक आंदोलन का संघ था, जिसे भारत प्रजा मंडल या लोक परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजामंडल आंदोलन।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 1945 के प्रारंभिक समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन वर्ष 1937 से 40 तक थे तथा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 थे। चर्चिल ने 2 बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 तक वर्ष तथा वर्ष 1951 से 55 1951 टू 1955 तक था। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1940 में। मुस्लिम लीग के लिए एक पृथक देश की पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्फलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों को लिखकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयां थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगान प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहमत अली। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पवनार, महाराष्ट्र से। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या क्या प्रधान सत्याग्रही कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन 1942, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 मार्च 1942। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में कहते हैं, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था।
केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ दिया कि ऐसा बैंक है जो टूट रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।